नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम बात करने वाले हैं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने देश की लोकसभा में या संसद की लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं और इन बिलों को पेश करने से पहले मैं इनकी पृष्ठभूमि आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। मैं बात करता हूं 19 अगस्त 2025 की, शाम का समय था और अमित शाह ने एक पत्र लिखा लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार जो आईएएस हैं, उन्हें एक पत्र लिखा गया और उसमें आग्रह किया गया कि लोकसभा के जो नियम हैं 19A और 19B उन्हें आसान बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि 20 अगस्त 2025 को वो 3 बिल संसद के अंदर पेश करने वाले थे या लोकसभा के अंदर पेश करने वाले थे। अब हमें जानना यह पड़ेगा कि 19A 19B उनके बिलों को, उनके विधेयक को किस प्रकार से रोक रहे थे जिसके लिए उन्होंने उनसे एक तरीके से आग्रह करना पड़ा। बात करते हैं 19A की। 19A जो लोकसभा का नियम है वो ये कहता है कि जब भी कोई बिल संसद के अंदर पेश किया जाएगा, लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, तो उससे पहले आप लोगों को सूचना देनी पड़ेगी। जब ये बात अमित शाह के पास में पहुंची तो अमित शाह ने कहा कि हमारे पास उतना वक्त नहीं था जो हम पूर्व सूचना इनकी दे सकते थे, क्योंकि 21 तारीख को जो मानसून सेशन है वो खत्म होने जा रहा था, तो हम सोच रहे थे कि ये जो बिल हैं ये लोकसभा में पेश कर दिए जाएं, ये उन्होंने कहा। बात करते हैं 19B की। जो नियम 19B है उसमें ये बात कही गई है कि जब भी कोई बिल औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया जाता है तो उससे पहले उस विधेयक की जो प्रति होती हैं, कॉपी होती हैं, वो सदस्यों को वितरित की जाती हैं ताकि वो उसकी समीक्षा कर सकें और तैयारी के साथ में एक अच्छी बहस के लिए लोकसभा में वो उपस्थित हो सके। इसलिए उन्होंने आग्रह किया पत्र लिखकर कि इन नियमों को थोड़ा सा आसान बनाया जाए ताकि हम बिल पेश कर सकें। और आप जानते हो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो सत्ता पक्ष के ही होते हैं, इसलिए उन्हें 19A 19B में रिलैक्सेशन मिलना तय है और ये रिलैक्सेशन मिला भी। 20 अगस्त 2025 को उन्होंने बिल पेश कर भी दिए। अब बात करते हैं बिल की। ये बिल कौन से थे? पहला बिल था 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। दूसरा बिल था केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा विधेयक था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, अब ये 3 जो बिल थे ये कहां पेश किए गए? लोकसभा में पेश किए गए। अब जब ये पेश किए जाएंगे, इनके पास होना, फेल होना या पास ना होना ये बात बाद की आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन बिलों में क्या प्रावधान किया गया है। इन बिलों में ये प्रावधान किया गया है यदि राज्य का कोई भी मंत्री है या राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर जम्मू कश्मीर का कोई मंत्री है, जम्मू कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश का कोई सीएम है या केंद्र शासित प्रदेश का कोई मंत्री है। जब मैं देश की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री है या फिर उनके कैबिनेट के या मंत्री परिषद के कोई भी मंत्री है। यदि वो किसी ऐसे केस में हिरासत में लिए जाते हैं जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, उन्हें 5 साल से कम 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है। तो 30 दिन अगर वो हिरासत में रखे जाते हैं तो 31वें दिन से वो अपने पद पर मौजूद नहीं रहेंगे। इन बिलों में ये प्रावधान है। अब ये जो प्रावधान है इसमें अगर कोई सीएम जेल में रहता है 30 दिन तक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति सीएम को उनके पद से हटा देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 31वें दिन से वो उस पद पर नहीं माना जाएगा। और ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो भी, उनके प्रति भी ये प्रावधान बिल में किया गया है।
अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य का अगर सीएम है या तो वो खुद से इस्तीफा दे देगा या फिर 31वें दिन से वो पद पर नहीं माना जाएगा। अगर मैं मंत्री की बात करता हूं तो मंत्री की अनुशंसा राज्यपाल से, जो राज्य का सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो उसे हटाने की अनुशंसा करेगा और राज्यपाल उन्हें वहां से हटा देगा। जब मैं जम्मू कश्मीर या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूं तो वहां पर भी ये सेम ही प्रावधान लागू होगा और वहां पर भी जो मंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री की सलाह पर एलजी के द्वारा या उपराज्यपाल के द्वारा हटाए जा सकते हैं, या फिर सीएम की बात करें तो वो 31वें दिन से अपने पद पर नहीं माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री पर भी ऐसा कोई आरोप लगता है और उन्हें 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन या तो वो खुद से इस्तीफा दे देंगे या फिर 31वें दिन से वो अपने पद पर नहीं माने जाएंगे। ये बात इन बिलों में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जब सत्ता पक्ष से ये बात पूछी गई कि इन बिलों की जरूरत क्यों थी, इनकी आवश्यकता क्यों थी, तो अब हम बात करते हैं सत्ता पक्ष की कि उन्होंने अपनी दलीलों में क्या बात कही। सबसे पहले अपनी दलीलों में सत्ता पक्ष ये बोलता है कि देश की जो जनता है वो चाहती है कि देश के जो नेता हैं वो ईमानदार हों। ये बात सच है कि जनता चाहती है, लेकिन इसमें भाजपा की जो मानसिकता है क्या वो ऐसी है कि वो खुद भी चाहती है कि देश के जो नेता हों वो ईमानदार हों, और वो कितने ईमानदार हैं वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरी बात, ये जनता सोचती है कि जो भी उनका नेता हो, जो भी उनका मंत्री हो, लीडर हो, वो नैतिक होना चाहिए, यानी कि उनकी जो दिनचर्या होनी चाहिए वो नैतिक तरीके से उनकी व्यतीत होनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि तीसरी चीज में यह कहा गया है कि जो कोई भी उनका नेता हो, जनता ये सोचती है कि जो भी उनका नेता होगा उन पर कोई भी गंभीर आरोप ना लगे हों। ये भी उन्होंने ये बात कही। चौथी जो दलील उन्होंने दी, चौथी दलील में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून देश के अंदर नहीं था, तो ऐसे कानून की हमें जरूरत थी, इसलिए ये कानून यहां पर लेकर आए गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हमने बात करी कानून की, सत्ता पक्ष की और उसकी जरूरत की। अब हम बात करते हैं कानून की, जो संविधान है या कानून में संशोधन करके क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, मेंशन क्या क्या किए जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन में क्या है, जो आर्टिकल 75 है या आर्टिकल 75 है, उसमें 5A क्लॉज जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है, मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी मंत्री परिषद का मंत्री होगा वो 30 दिन तक जेल में रहता है और वो ऐसे केस में हिरासत में लिया जाता है जिसमें कम से कम 5 साल या उससे अधिक की जेल हो सकती है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा देगा या फिर वो 31वें दिन अपने पद पर मौजूद नहीं रहेगा। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के लिए भी उस क्लॉज में यही चीज बोली गई है कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा, अगर उसे किसी मामले में 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है और उस पर भी ऐसा कोई मामला बनता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी फिक्स है, तो उन्हें भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 164 4A की। जो 164 आर्टिकल है उसमें 4A क्लॉज जोड़ा गया है और उसमें यह कहा गया है कि राज्य का अगर कोई मंत्री है और वो हिरासत में 30 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद में उन्हें भी कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान अगर किसी केस में है, तो उन्हें भी अपने पद से राज्यपाल उन्हें हटा सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर वो भी 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है और उसे भी 5 साल के कम से कम सजा का प्रावधान उस केस में हो, तो उसे भी राज्यपाल हटा सकता है या फिर वो खुद से इस्तीफा दे सकते हैं, या वो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो 31वें दिन से वो खुद अपने पद से मुक्त माने जाएंगे। ये बात हो गई राज्य और केंद्र की। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, या दिल्ली की भी हम बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ, 239A है, उसमें भी क्लॉज 5A जोड़ा गया और उसमें भी यही प्रावधान किया गया कि जो सीएम है
वो भी 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें भी पद छोड़ना पड़ेगा। उनके जो मंत्री हैं अगर वो भी हिरासत में रहेंगे 30 दिन तक तो उन्हें भी 31वें दिन ये पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी किया गया, ये केंद्र में भी किया गया और ये जो प्रावधान है वो राज्य में भी किया गया। ये मैंने बात करी आप लोगों को कानून के प्रावधान की कि संविधान में किस किस तरीके से कहां कहां पर संशोधन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं होता है और संविधान संशोधन करने के लिए आप लोगों को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। जब आप साधारण विधेयक को पास कराते हो तो आप लोगों को 1/4 जो वोटिंग है उनकी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप संविधान संशोधन की बात करते हो तो राज्यों की भी उनमें अनुमति चाहिए होती है, आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति चाहिए होती है अगर वो उन राज्यों से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक है। अगर दूसरी चीज क्या है, 2/3 जो तिहाई बहुमत होगा वो भी पक्ष में होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये तो रहा सिंपल। उसके बाद में और भी प्रावधान इसमें मौजूद हैं, और भी रुकावटें मौजूद हैं, जैसे केशवानंद भारती केस 1973। इसमें यह कहा गया था संसद को यह शक्ति होगी कि वो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक संरचना है, उसमें वो बदलाव नहीं कर सकती है। अगर ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये एक्ट बन भी गया तो उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी समीक्षा करने का अधिकार रखता है। अगर वो पाता है कि संघवाद का जो ढांचा देश के अंदर है, जिसे फेडरलिज्म बोलते हैं, अगर कहीं ना कहीं वो ये कानून उस पर क्या करता है, घात करता है, उसे किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और बेसिक स्ट्रक्चर का हनन माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति होती है कि वो उसे नल एंड वॉइड करार दे सकता है और उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक सकता है। ये तो रहा कानून की बात और ये रही आप लोगों के विधेयक की बात। अब हम बात करते हैं कि विपक्ष ने क्या क्या कहा। विपक्ष का कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता पक्ष या भाजपा सरकार है, ये 2014 से ही विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है और ये क्या है, ये एक तरफा कार्रवाई है, इसके देश के हित से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहना था विपक्ष की तरफ से, ये दलीली दी गई। दूसरी चीज विपक्ष ने कहा कि ये जो बिल लाए गए हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी में लाए गए हैं, इनकी अभी कोई भी जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ एक विपक्ष है वो कहता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो काफी टाइम तक जेल में ईडी के द्वारा रखे गए थे। उसके बावजूद जब उनकी जांच हुई, जांच होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट थी वो पेश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो दोषी नहीं है, इसलिए उन पर कोई केस नहीं बनता है क्योंकि कोई भी सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं मिलती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर बाहर कर दिया। और ये बीजेपी या भाजपा की सबसे बड़ी हार थी कि उन्होंने इतनी कोशिश करी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। बात करते हैं संजय सिंह की, उन्हें भी काफी महीने तक जेल में रखा गया। जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने जेल है वो दे दी। बात करते हैं सत्येंद्र जैन की, उन्हें भी कई महीने तक जेल में रखा गया, उसके बावजूद भी उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ और कोई भी आरोप जो भी केस था वो उन पर बना ही नहीं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया। और ये जो बैक टू बैक जो हार थी वो बीजेपी के मुंह पर पड़ रही थी और उन्हीं का जो आज ये आप लोग झुंझल देख सकते हो वो इस बिल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उनकी साथ में भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस बनाया गया था। बनाने के बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में उन्हें भी जेल में रखा गया और रखने के बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई, उन पर भी कोई केस नहीं बना। तो इससे जो विपक्ष है उनका यही कहना है कि 2014 से भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाया जाए, विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होता है उस देश का जो लोकतंत्र होता है वो स्वस्थ होता है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए।
दूसरी चीज, अगर किसी भी लोकतंत्र के अंदर 10 वर्ष में कोई भी सरकार चेंज नहीं होती है तो लोकतंत्र को खतरे में माना जाता है। लोकतंत्र की जो शक्ति होती है वो कम आंकी जाती है, क्योंकि उसके बाद में जो सरकार होती है कहीं ना कहीं उसका तानाशाही वाला जो रूप है वो देखने को धीरे धीरे मिलने लगता है। ठीक है, तो ये रही आज की बात। विपक्ष ने ये आरोप लगाए, तो जब ये आरोप लगे, गहमा गहमी हुई, संसद में हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद में ये जो विधेयक हैं, तीनों विधेयक हैं, ये संसद की संयुक्त समिति को भेज दिए गए हैं। किसके लिए? ताकि इन पर विशेष रूप से चर्चा हो सके, इनका जो मंथन है वो हो सके और इनकी जांच अच्छी तरीके से हो सके। अब हम बात करते हैं संयुक्त समिति की। ये एक तदर्थ समिति होती है। तदर्थ समिति का मतलब होता है ये स्थायी नहीं है, ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। जैसे ही इनका विशेष कार्य खत्म होता है तो ये लोकसभा के स्पीकर द्वारा भंग कर दी जाती हैं। तो जो संसदीय समिति है उसमें मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और कुछ जो मेंबर होते हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों के मेंबर इसमें पाए जाते हैं। जैसे ही ये अपनी अनुशंसा या अपनी सलाह है वो स्पीकर को देगी, उसके बाद में इसे भंग कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है, केवल एडवाइस है, यानी कि उसे माना भी जा सकता है और उसे नहीं भी माना जा सकता है। वो सिर्फ ये कह सकती है कि इस बिल के अंदर ये चीज गलत है, आप इसे हटा दो, कुछ और इसमें ऐड कर सकते हो, ये वो सलाह दे सकती है। जैसे ही देश के विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो देश की भाजपा सरकार है वो 2014 के बाद में देश की जो विपक्ष है उसे खत्म करने पर तुली हुई है और ये उनकी सोची समझी साजिश है देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए, तो तभी सत्ता पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई। उसमें कहा गया कि इसमें राज्य के सीएम या मंत्रियों के खिलाफ ही प्रावधान नहीं है, इसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये साबित हो सके कि ये जो बिल है ये किसी विशेष पार्टी, विशेष सदस्य की सदस्यता को भंग करने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए या उसकी राजनीति को खत्म करने की मंशा से नहीं लाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है और ये जनता के हाथ में एक लॉलीपॉप जैसा है प्रधानमंत्री का नाम उसके अंदर रखना। क्यों है इसे समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा और 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी देश के अंदर कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करेगी, और देश के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करती है। यानी कि जब बड़ी बड़ी एजेंसी, चाहे मैं ईडी की बात करूं, सीबीआई की बात करूं या इनकम टैक्स की बात करूं, सारी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो तो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही तो चलती हैं, उनकी बागडोर उन्हीं के तो हाथ में है। तो अपना कुत्ता अपने आप को कैसे काट सकता है जब तक वो पागल ना हो। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है उन पर किसी भी तरह का कोई केस ये एजेंसी कभी बनाएंगी नहीं, तो उनके जेल जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा है जो विपक्ष को या देश की जनता को थमाया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये जो एजेंसियां होती हैं ये प्रधानमंत्री के हिसाब से ही काम करती हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। बिहार के अंदर जब चुनाव थे तो उस समय के जो आईएएस थे वहां पर जो चुनाव प्रक्रिया को देख रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था और जैसे ही हेलीकॉप्टर चेक किया, चेक करने के बाद में उस आईएएस ऑफिसर को हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक किया था तब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो कौन सी एजेंसी में इतनी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच बैठा सके? तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसा कहेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये प्रावधान रखता है तो लोग मान लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद में जो वो आईएएस ऑफिसर थे वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद में उन्होंने केस जीता और फिर से वो अपने पद पर आसीन हुए। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन आप जानते हो कि देश के अंदर ईमानदारी से जो भी अधिकारी काम करता है सबसे पहले उसे ही टारगेट किया जाता है। पूरा मामला था जो जिसके ऊपर पूरे देश में गर्मा गर्मी चल रही है कि ये कौन से बिल हैं जो संसद के अंदर पेश किए गए हैं और किस लिए
पेश किए गए हैं, सारी जो कहानी है वो आज आप लोगों के सामने है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसमें हमसे पूछ सकते हो कि इसमें क्या प्रावधान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही देश के विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो देश की भाजपा सरकार है वो 2014 के बाद में देश की जो विपक्ष है उसे खत्म करने पर तुली हुई है, और ये उनकी सोची समझी साजिश है देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए। तो तभी सत्ता पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई, उसमें कहा गया कि इसमें राज्य के सीएम या मंत्रियों के खिलाफ ही प्रावधान नहीं है, इसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये साबित हो सके कि ये जो बिल है ये किसी विशेष पार्टी, विशेष सदस्य की सदस्यता को भंग करने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए या उसकी राजनीति को खत्म करने की मंशा से नहीं लाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है, और ये जनता के हाथ में एक लॉलीपॉप जैसा है प्रधानमंत्री का नाम उसके अंदर रखना। क्यों है, इसे समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा और 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी देश के अंदर कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करेगी, और देश के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करती है। यानी कि जब बड़ी बड़ी एजेंसी, चाहे मैं ईडी की बात करूं, सीबीआई की बात करूं या इनकम टैक्स की बात करूं, सारी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो तो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही तो चलती हैं, उनकी बागडोर उन्हीं के तो हाथ में है। तो अपना कुत्ता अपने आप को कैसे काट सकता है जब तक वो पागल ना हो। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है उन पर किसी भी तरह का कोई केस ये एजेंसी कभी बनाएंगी नहीं, तो उनके जेल जाने की जो ये पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा है जो विपक्ष को या देश की जनता को थमाया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये जो एजेंसियां होती हैं ये प्रधानमंत्री के हिसाब से ही काम करती हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। बिहार के अंदर जब चुनाव थे तो उस समय के जो चुनाव प्रक्रिया को देख रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था, और जैसे ही हेलीकॉप्टर चेक किया, चेक करने के बाद में उस आईएएस ऑफिसर को हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक किया था तब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो कौन सी एजेंसी में इतनी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच बैठा सके? तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसा कहेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये प्रावधान रखता है तो लोग मान लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद में जो वो आईएएस ऑफिसर थे वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद में उन्होंने केस जीता और फिर से वो अपने पद पर आसीन हुए। तो हालांकि उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन आप जानते हो कि देश के अंदर ईमानदारी से जो भी अधिकारी काम करता है सबसे पहले उसे ही टारगेट किया जाता है।